हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ाने वाले हैं अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था शून्य कोटि की अपक्रिया और शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर और छद्म एकाणुक अपक्रिया सीडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती है बच्चों, ठीक है ना। और अपक्रिया वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, यानी कि ताप गुणांक। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है बच्चों। तो आज की क्लास में उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको अपक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पर हेडिंग लगाएंगे अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग लगाएं अपनी नोटबुक पर अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। तो कॉपी के दो भाग कर लेंगे बच्चों, कॉपी के दो भाग कर लेंगे और पहले वाले में लिख लेंगे कोटि और दूसरे वाले में लिखेंगे आणविकता। आणविकता, ठीक है ना। तो हमने आपको पढ़ाया था कोटि क्या होती है और आणविकता क्या होती है। देखिए, फर्स्ट अंतर में हम क्या लिखेंगे, दोनों की डेफिनेशंस। हमने आपको बताया था कोटि क्या होती है बच्चों, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग व्यंजक में अवकारकों के सांद्रता पदों के घातों का जो योगफल होता है वही अपक्रिया की कोटि कहलाती है बच्चों। जबकि आणविकता क्या होती है, किसी भी संतुलित रासायनिक अपक्रिया में प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अवकारक अणुओं की जो संख्या होती है वो अपक्रिया की क्या कहलाती है बच्चों, आणविकता कहलाती है। कोटि क्या होता है, कोटि एक प्रायोगिक मान होता है बच्चों जो कि प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, और जबकि आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जो कि अपक्रिया की क्रियाविधि से ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कोटि का मान शून्य हो सकता है, कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है, कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, कोटि का मान धनात्मक भी हो सकता है। जबकि आणविकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है बच्चों। आणविकता नेगेटिव नहीं होती, ना शून्य होती है, ना भिन्नात्मक होती है। क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है बच्चों, ठीक है ना। तो दूसरी बात, अपक्रिया की जो कोटि होती है वो सरल और जटिल दोनों प्रकार की अपक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है, जबकि आणविकता केवल और केवल सरल अपक्रियाओं की ही ज्ञात की जाती है। सरल मीन्स प्राथमिक अपक्रियाओं की। हमने आपको बताया भी था, देखिए अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, सरल अपक्रियाएं या प्राथमिक अपक्रियाएं और दूसरी जटिल अपक्रियाएं। तो हमने आपको बताया था कि सरल या प्राथमिक अपक्रियाएं क्या होती हैं। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो पुनः सुने, यानी सरल या प्रारंभिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सरल अपक्रियाएं कहलाती हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो एक ही पद में पूर्ण हो जाती हैं क्या कहलाती हैं, सरल अपक्रियाएं कहलाती हैं। और जबकि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती हैं
एक से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं, क्या कहलाती हैं? जटिल अवक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? तो आइए लिखते हैं इसको, अंतर को। देखिए पहला, इनमें अंतर क्या रहेगा? पहला पॉइंट, किसी रासायनिक अवक्रिया के वेग व्यंजक में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल अवक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी रासायनिक अवक्रिया के वेग व्यंजक में अवकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योगफल अवक्रिया की कोटि कहलाती है। जबकि बच्चों आणविकता क्या होता है? किसी संतुलित रासायनिक अवक्रिया में प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है? और दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, अवक्रिया की यानी कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है? कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है? और इसमें क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर पर आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, जिसे अवक्रिया की क्रियाविधि से ज्ञात किया जाता है। ठीक है?
इसके बाद तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कोटि का मान, कोटि का मान 0, धनात्मक, ऋणात्मक, या भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, जबकि आणविकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। और एक और पॉइंट लिख दें तो बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इतना ही लिख सकते हैं आप। यानी कि चौथा पॉइंट, कोटि सरल एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं की ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना। और जबकि आणविकता केवल सरल अभिक्रियाओं की ही ज्ञात की जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर है। इसे आप अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे एकाणुक अपक्रिया, छद्म एकाणुक अपक्रिया, स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप इसे नोट करें। अब बात करेंगे बच्चों, छद्म एकाणुक अपक्रिया क्या होती है। तो आप हेडिंग लगाएंगे छद्म, इसका दूसरा नाम बच्चों आभासी भी है, छद्म या आभासी एकाणुक अपक्रिया। तो आभासी को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, आभासी छद्म एकाणुक
अपक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीडो, PSUEDO, सीडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, तो छद्म एकाणुक अपक्रिया क्या होती है बच्चों? देखिए, बहुत सारी अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, 2 होती है, 3 हो सकती है, लेकिन उनकी जो कोटि होती है वो 1 होती है। यानी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, परंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर अपक्रिया की जो कोटि होती है वो 1 होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? छद्म एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपका एथिल एसीटेट का जल अपघटन है, एथिल एसीटेट का जल अपघटन है, वो कैसी है? छद्म एकाणुक अपक्रिया है, क्योंकि आणविकता तो 2 आएगी उसमें, लेकिन कोटि कितनी आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही आपका जो सुक्रोज है, चीनी है, यानी चीनी के कई नाम है, सुक्रोज, शर्करा, शुगर, है ना, इसका भी जब जल अपघटन करते हैं तो ये भी जो अपक्रिया है आपकी वो प्रथम कोटि की है, और आणविकता कितनी होती है इसमें? 2 होती है। ठीक है ना, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 से अधिक होती है, परंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर अपक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है, क्या कहलाती है? छद्म एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी रासायनिक अपक्रिया में 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, कितने? 2 अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से किसी एक अणु की सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्भर करता है ना, किसी एक अणु की सांद्रता पर अपक्रिया का वेग निर्भर करता है, और एक अणु की सांद्रता बदलने पर अपक्रिया का वेग भी क्या होता है बच्चों? बदल जाता है। ठीक है ना, तो वे अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? छद्म एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता एक से अधिक होती है, परंतु उनका गतिक अध्ययन करने पर अपक्रिया की कोटि 1 होती है। अपक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है। छद्म एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। छद्म एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, सुक्रोज का जल अपघटन। सुक्रोज का जल अपघटन, ठीक है। अब सुक्रोज क्या होता है? चीनी, C12H22O11 प्लस, ये क्या है बच्चों? सुक्रोज। क्या है ये? सुक्रोज। इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है बच्चों, C6H12
O6 प्लस C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रक्टोज। ठीक है, अब इसका यदि हम वेग निकालेंगे R बराबर K और C12H22O11 की घात 1 आएगा बच्चों, और H2O की घात क्या आएगा, 0। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी अपक्रिया में H2O लिया गया है, जब कोटि हमने पढ़ाई थी आपको, तो उसको कोटि के लिए नहीं गिना जाता है। ठीक है ना, H2O को कोटि के लिए नहीं गिना जाता है। तो यहां पर जो कोटि होगी, कोटि N बराबर तो होगी 1, और आणविकता होगी आपकी, आणविकता M बराबर कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी इस अपक्रिया में। ठीक है ना, कोटि 1 होगी और आणविकता 2 होगी। तो ये रिएक्शन कैसी है आपकी, छदम एकाणुक अपक्रिया है। ठीक है ना, ऐसे ही आपका सेकंड एग्जाम्पल है आपका सेकंड, एक है आपका एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ठीक है, तो एथिल एसीटेट मतलब कि CH3COO C2H5, क्या है ये आपका एथिल एसीटेट। और जब इसका हम जल अपघटन करते हैं तो हमें मिलता है बच्चों CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, और प्लस C2H5OH यानी कि एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड और इसको बोलते हैं एल्कोहल। अब यहां पे यदि हम इसका वेग व्यंजक निकालेंगे तो R बराबर कितना आता है, K और CH3COOC2H5 की घात 1 और H2O की घात 0। ठीक है, तब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बच्चों, भाई कोटि तो सांद्रता पदों की घातों का योगफल होती है। कोटि सांद्रता पदों की घातों का योगफल, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 यानी कि 1, और आणविकता M बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा बच्चों कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है और आणविकता 1 से अधिक होती है क्या कहलाती हैं, छदम या आभासी एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। और इसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है ना, आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें, और उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अपक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ये भी पूछा जाता है ना। अब हेडिंग लगाएंगे बच्चों, अपक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ठीक है, तो देखिए यदि हम किसी भी रासायनिक अपक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो अपक्रिया का वेग भी क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो ताप बढ़ाने पर अवकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी
तो वो टक्कर एक दूसरे में तेजी के साथ मारेंगे, और टक्कर तेजी के साथ मारेंगे बच्चों, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है अर्थात उत्पाद का निर्माण है, उस निर्माण की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब उसके निर्माण की दर में वृद्धि हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अपक्रिया का वेग बढ़ गया, यानी अपक्रिया का वेग बढ़ता है। अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो अपक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कर दें तो अपक्रिया की दर सामान्य दर से क्या हो जाती है बच्चों, दुगनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अवकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण, जिसके कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चों, 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, अपक्रिया की दर सामान्यतः दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि अपक्रिया वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, और अब इसके बाद बात करेंगे ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है, ठीक है, तो आप हेडिंग लगाएंगे ताप गुणांक, इंग्लिश में बोलते हैं इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ताप गुणांक क्या होता है, देखिए, जो वेग स्थिरांक होते हैं किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दर स्थिरांक होते हैं, अगर उनके तापों में 10 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर है और तब उनका जो अनुपात है वही क्या कहलाता है बच्चों, ताप गुणांक कहलाता है। यानी दर स्थिरांकों का 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर के साथ जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है बच्चों, ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे दर स्थिरांकों का 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर के साथ अनुपात, दर स्थिरांकों का
10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर के साथ अनुपात क्या कहलाता है? ताप गुणांक। ताप गुणांक कहलाता है। दर स्थिरांकों का 10 डिग्री सेल्सियस ताप में अंतर के साथ अनुपात क्या कहलाता है बच्चों? ताप गुणांक कहलाता है। तो ताप गुणांक बराबर हम क्या बना सकते हैं? यानी ताप गुणांक बराबर, जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का क्या है? KT है वेग स्थिरांक है, तो KT प्लस 10 कर दें। क्या कर दें? KT प्लस 10 बटे KT। कितना? KT। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? ताप गुणांक। अगर ऊपर T का मान लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 और 10 35 के 35 कर देंगे ना, और बच्चे नीचे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस का। इसका जो मान है वो प्राय 2 या कितना होता है? 3 होता है। ताप गुणांक का मान कितना होता है? 2 या 3 होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने आपको कुछ इंपोर्टेंट हेडिंग्स दी है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, इसलिए हमने इन छोटी छोटी हेडिंग्स को आज के लेक्चर में कवर कराया। और यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।